बिहार में वर्तमान में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत काफी पहले ही हो गई थी। बीते साल लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच 17 साल पुराना गठबंधन टूट गया था। 17 साल की इस दोस्ती में एनडीए के संयोजक पद से शरद यादव को भी त्याग पत्र देना पड़ा था। इस दोस्ती के टूटने के पीछे भाजपा द्वारा नरेंद्र मोदी को उस वक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करना था। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमत नहीं थे और जदयू में भी इस बात को लेकर उस वक्त दो राय थी कि क्या ये दोस्ती टूटनी चाहिए या नहीं। लेकिन नीतीश के वीटो के बाद अलग होने का फैसला लिया गया। नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद लगा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से जनता दल को मात्र 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। जदयू अपने उदय के बाद से प्रदर्शन के नाम पर सबसे खराब दौर में आ चुकी थी और पार्टी में कई प्रकार की अटकलों का दौर शुरू हो चुका था। तमाम अफवाहों और कयासों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी ली और मुख्यमंत्री के पद से 19 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया। नीतीश की इस राजनीतिक चाल का दूसरा पहलू ये था कि उन्होंने अपने विश्वसनीय और दलित चेहरे के तौर पर जीतन राम मांझी को राज्य की कमान सौंप दी। मांझी ने 20 मई को राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। नीतीश कुमार ने इस कदम से न सिर्फ राज्य के सोशल इंजीनियरिंग में दलितों और महादलितों के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाने की कोशिश की, बल्कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए भी काम शुरू किया। नीतीश के इस राजनीतिक प्रयोग के पहले मांझी नीतीश सरकार में SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर थे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर गया लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े मांझी 2014 के परिणामों में तीसरे नंबर पर रहे। बावजूद इसके नीतीश ने मांझी पर ही दाव खेला, जो अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य की सियासत में सबसे बड़े राजनीतिक प्रयोग को देखा गया। इस प्रयोग के तहत धुर विरोधी नीतीश और लालू प्रसाद अब एक हो चुके थे और 23 मई 2014 को राज्य विधानसभा में मांझी के विश्वास मत के समय न सिर्फ कांग्रेस ने जेडीयू का समर्थन किया, बल्कि राजद भी खुलकर सरकार के साथ आ गई। बिहार को देश की एक बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता रहा है और इसी क्रम में जब बिहार में जदयू, राजद और कांग्रेस का महागठबंधन सामने आया तो उसके तात्कालिक परिणाम भी नजर आने लगे। अगस्त 2014 में बिहार की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इस गठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिली। लेकिन अब ताजा सियासी माहौल में भी जीतन राम मांझी ने हार नहीं मानी है और दावा किया है कि उन्हें सदन में विश्वास हासिल है। कुल मिलाकर राज्य में कुछ महीनों के बाद प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले इतने हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे का अंजाम क्या होगा, इस पर राज्य की आगामी सियासत बहुत कुछ निर्भर करेगी। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोलने के लिए ये शिविर लगा है धनबाद मंडल कारा में और खाता खुल रहे हैं यहाँ के कैदियों के। इस महत्वाकांक्षी योजना से जुड़कर कैदी भी खासे उत्साहित दिखे और उन्हें लगता है कि भविष्य संवारने में यह योजना कारगर साबित होगी। जेल प्रशासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोगों को खाता खुला और इस पर हम चेष्टा करेंगे कुछ बचा के अपने आगे समय के लिए बचा कर रखें। मंडल काराधीक्षक के प्रयास के बाद यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हीरापुर शाखा द्वारा शिविर लगाया गया। शिविर के जरिए यहाँ अब तक 1100 कैदियों के खाते खोले जा चुके हैं। ये राज्य का पहला है जो इस राज्य में जेल के बंदियों के लिए खाता खोलने का काम प्रारंभ हुआ। ये हमारे कारा महानिरीक्षक और उपायुक्त महोदय का निर्देश था कि इसमें भी इन लोगों को भी ये मिले खाता खोलने का लाभ, सुविधा। राज्य के सभी जेलों में बंद सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों को जनधन योजना से जोड़ने को लेकर जेल आईजी की तरफ से भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। झारखंड के जेल आईजी का कहना है कि बंदियों के बचत खाता खुलने से उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री जी की जनधन योजना है, उसकी सूचना हम लोगों ने सभी सुप्रीटेंडेंट को दिया है, सभी जेल में भेजा है उसकी कॉपी कि उसके जो भी बंदी है उनके नाम से भी बैंक में खाता खोल दी जाए और जो बेनिफिट जनधन योजना का आम पब्लिक को मिलता है वही सुविधा, वही फायदा, वही लाभ बंदियों को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कैदियों के लिए हुई इस नई पहल से बंदी गृहों में मेहनताना के तौर पर मिलने वाले पैसे में पारदर्शिता आएगी। बचत खाता खुलने से कैदियों के बीच स्वावलंबन का भाव पैदा होगा और फिर भविष्य की योजनाएं बनाने में उन्हें मदद मिलेगी। दूरदर्शन समाचार के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा के साथ मैं दिवाकर कुमार। सरकार नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए एक और जबरदस्त हमले की तैयारी में है।
ये हमला होगा चौतरफा विकास का और हथियार होंगे सड़क, रेलवे लाइन, मोबाइल टावर और स्कूल। जी हां, सरकार ने नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए वामपंथी उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र के साथ मिलकर एक बहुआयामी रणनीति बनाई है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में न सिर्फ सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने पर विचार हुआ, बल्कि 4 राज्यों में चल रहे विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने पर भी बात हुई। ब्रिजेस के बारे में, नेशनल हाईवेज के बारे में हमने जो नॉर्म्स थे उनको सभी प्रकार के रिलैक्सेशन जो कर सकते हैं, जिसमें वहाँ के स्थानिक लोग काम कर सकते हैं, ऐसे रिलैक्सेशन देने के लिए अनुमति दी है। करीब 6,000 करोड़ का काम फर्स्ट फेज में था और अभी आने वाले समय में हम लोग इसमें से जो इनकम्प्लीट काम है ये फेज 2 में डालेंगे। ये 11,000 करोड़ की फेज 2 है और इसका काम हम इसी साल शुरू करेंगे। पिछले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य की संयुक्त अभियानों की वजह से नक्सलियों को बस्तर के एक सीमित इलाके में समेटने में मदद मिली है। ऐसे जिन राज्यों को बैठक में बुलाया गया था उनमें खासतौर से छत्तीसगढ़ के बस्तर और उसके पास के इलाकों में समन्वित कार्रवाई को लेकर भी बात हुई। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सूचना और प्रसारण सेवाओं को और दुरुस्त करने पर भी विचार किया गया। सड़क का निर्माण करते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन पावर के लिए जो करते हैं, रेलवे के लिए जो जमीन की आवश्यकता होगी, इसमें हमने कहा कि 5 हेक्टेयर से बढ़ा के 40 हेक्टेयर तक की सुविधा राज्य सरकारों को इसको अनुमति दिए जाए तो इसमें बेहतर होगा। दूसरा रहा दूरदर्शन का और रेडियो के, बस्तर के सभी क्षेत्रों में उसकी पहुंच नहीं है, सिर्फ जगदलपुर में ही दूरदर्शन है। इसका सभी जिलों में अप्रोच बढ़ा जाए। रेलवे रेडियो के लिए इन सभी जिला मुख्यालय में उनके लिए सब स्टेशन की बनाया जाए, उसके सर्वे के लिए बात कही है। केंद्र ने संबंधित राज्य सरकारों को सभी आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दिया है। सरकार इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज करने के लिए पर्यावरण मंजूरी सहित अन्य जरूरतों में आवश्यक छूट पर भी विचार कर रही है। सुधाकर दास के साथ रोहन सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। The annual book containing latest information on India's social, economical and cultural progress was released in New Delhi. The 59th edition of the book, India 2015, was launched by Union Information and Broadcasting Minister Arun Jaitley on Monday. The reference annual gives a panoramic view of country's progress in the fields of rural and urban development, industry and infrastructure, science and technology, health, defense, education and other key areas. It's a great tradition because it gives you authentic information. It gives you updating year by year. For anyone who wants to know details about this great country, there couldn't be a better document than this. The special segment in this year's book contains information on Swachh Bharat Abhiyan, Make in India campaign, Beti Bachao Beti Padhao program and other such initiatives. The book has been produced by New Media Wing and Publication Division and is full of new features. Country's achievements and policies are prominently highlighted while designing the pages of the book. This year, we have tried to incorporate all the important flagship programs that have been initiated by the present government, like Beti Bachao, Beti Padhao, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Digital India, Make in India, etc. They are also incorporated as part of the chapter in this book. The India Reference Book, as it is known, featured in top 10 publications of the year 2014 by Hindustan Times and Nelson Bookscan. The book is gaining popularity in India each year as the number of copies published has soared to 1,14,000 in 2015 from 30,000 in 2007. The book has been chronicling India's march to prosperity and strength since it was first published 58 years ago. With Bureau Inputs, Manjeet Thakur's report, DD News. German Chancellor Angela Merkel, French President François Hollande, Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Petro Poroshenko have agreed to hold a meeting on Wednesday in Belarus capital Minsk to discuss the conflict in East Ukraine. This comes after a telephone call between the four leaders on Sunday in which they discussed ways to reach a peaceful resolution to the conflict, which has seen Ukrainian government forces fighting against Russian-backed militants for some 10 months. Last week, Merkel and Hollande began a fresh push for peace, visiting Poroshenko in Ukrainian capital Kiev on Thursday before going to Moscow the following day for talks with Putin.
in the lonely hour, Sam Smith. And the winner of pretty much every single award at the 2015 Grammys goes to Sam Smith. Guys, this is Clever's Trophy Life hookup to the Grammys, so get with it because it is time to get excited. So Sam Smith seriously swept the Grammys, winning a total of 4 out of the 6 awards he was nominated for tonight, which actually isn't too much of a surprise seeing that he is Sam Smith. And Sam, who was literally beaming with happiness the entire evening, took home 4 awards for Best New Artist, Record of the Year, Best Pop Vocal Album, and Song of the Year. He beat out tons of music's biggest names, including Taylor Swift, Beyonce, Iggy Azalea, and Miley Cyrus, but that did not stop him from accepting his awards as humbly and as kindly as ever. But I would like to point out that Sam's acceptance speeches were almost as tear-jerking as his entire album was. During his very last acceptance speech for Album of the Year, he takes a moment to thank the person who inspired his album in the lonely hour, just saying this. Thank you so much for breaking my heart because you got me 4 Grammys. Yes! Take that heartbreak and turn it into gold. Like, literally, he turned it into gold Grammys. And I also want to point out that during his speech for Best Pop Vocal Album, Sam reveals his past struggles when trying to make it big. Take a look. I just want to say that before I made this record, I was doing everything to try and get my music heard. I tried to lose weight and I was making awful music. And it was only until I started to be myself that the music started to flow and people started to listen. So thank you, guys. And let me just tell you guys, I had the honor of interviewing Sam last year at the Grammys when he was really starting out here in the U.S. and I could tell that there was something special about him. You just knew that with that kind of voice and such a kind heart, he was destined for massive success. He's such a great person. Sam, we love you just the way you are. Keep it up. So Sam, we have a question for you. Do you need some extra hands carrying all your Grammy awards to the car tonight? Because I will gladly volunteer as tribute. I'm just saying. Anyways, you guys, how stoked are you for Sam? I think we are all in agreement that those 4 Grammys were very well deserved. Am I right or what? Let us know what you thought about his big wins in the comment section below. And yes, there were more winners than just Sam tonight. So go ahead and click right over here to check out the full recap. Thanks so much for tuning into Trophy Life. I'm your host, Jocelyn Davis. And don't forget to subscribe to Clever. Bye, guys. And for some of the best performance recaps of the evening, be sure to click to the left for Ariana Grande's. And by the grace of God, you better click on over to the left to check out Katy Perry's tear-jerking performance.